हम कहाँ से आए हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा है। लेकिन इसका जवाब अक्सर गलतफहमियों से भरा होता है। तो चलिए, आज इस स्रोत के आधार पर फॉसिल्स और साइंस की मदद से अपनी स्पीशीज़ की इस इनक्रेडिबल कहानी को समझते हैं। ये शायद मानव विकास के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये आइडिया इतना ज्यादा फैल गया है कि ज्यादातर लोग इसे ही सच मानते हैं। असल में ये चार्ल्स डार्विन के काम को गलत समझने की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही कहा था। तो क्या ये बात सच है? क्या हम सच में बंदरों के ही वंशज हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और असली कहानी वो तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि ये जो धारणा है ये पूरी तरह से गलत है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब डिसेंट ऑफ मैन में ये कभी नहीं कहा कि हम बंदरों से आए हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि हम और आज के बंदर, इन दोनों के पूर्वज एक ही थे, एक बहुत पुरानी अब खत्म हो चुकी स्पीशीज। तो ठीक है, अगर हम बंदरों से नहीं आए तो फिर हमारे पूर्वज थे कौन? अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए साइंटिस्ट को पहले पृथ्वी की डायरी पढ़नी पड़ी, एक ऐसी डायरी जो चट्टानों की परतों में लिखी है। पृथ्वी का इतिहास अरबों साल लंबा है, जिसे वैज्ञानिक अलग अलग युगों में बांटते हैं। डायनासोर मध्यजीवी युग में रहते थे, जो हमसे करोड़ों साल पहले का समय था। हमारी पूरी कहानी, मतलब प्राइमेट से लेकर हम तक का पूरा सफर, वो तो इस टाइम स्केल पर बिल्कुल अभी अभी की बात है, सीनोएज़ोलिक युग में। तो सवाल ये है कि इन फॉसिल्स की उम्र पता कैसे चलती है? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है, कार्बन 14 डेटिंग। जब कोई जीव जिंदा होता है ना, तो वो लगातार कार्बन 14 लेता रहता है, पर जैसे ही वो मरता है ये प्रोसेस रुक जाता है और फिर कार्बन 14 एक फिक्स रेट पर कम होने लगता है। बस इसी कमी को नापकर साइंटिस्ट 50,000 साल तक के फॉसिल्स की एकदम सटीक उम्र बता देते हैं। तो अब जब हम टाइम को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स से, हमारे अपने पूर्वजों से। हमारे सफर का पहला बड़ा पड़ाव, पहला महत्वपूर्ण होमिनिड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके नाम का मतलब है दक्षिणी वानर, और इसका मिलना हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अत्यंत नूतन युग के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहता था। इसका दिमाग आज के इंसानों के मुकाबले बहुत छोटा था, सिर्फ 600 सीसी, मतलब एक चिंपैंजी से बस थोड़ा ही ज्यादा। लेकिन, और ये सबसे बड़ी बात है, इसकी खासियत थी 2 पैरों पर सीधा चलना। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। सोचिए, 2 पैरों पर चलने का मतलब था कि हमारे पूर्वजों के हाथ अब फ्री हो गए थे। अब वो चलने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को पकड़ने, उठाने और सबसे जरूरी औजार बनाने के लिए आजाद थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मिलिए होमो हैबिलिस से। इसका लैटिन नाम ही सब कुछ बता देता है, हैंडीमैन, यानी औजारों का इस्तेमाल करने वाला मानव। होमो हैबिलिस पूर्वी अफ्रीका में रहता था। इसका दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा बड़ा था, करीब 680 सीसी। अब ये सुनने में शायद छोटा सा जंप लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्रेन पावर ने इसे वो काबिलियत दी जिससे ये पत्थर के पहले औजार बना सका और पहला सच्चा टूल मेकर बना। औजारों का बनना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं, बल्कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी शुरू हो गया। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ तकनीक बेहतर होती गई। पूरा पाषाण काल, यानी पुराने पत्थर के युग के बिल्कुल बेसिक मोटे औजारों से हम मध्य पाषाण काल से होते हुए नव पाषाण काल, यानी नए पत्थर के युग तक पहुंचे, जहां औजार एकदम पॉलिश्ड और स्पेशलाइज्ड हो गए थे। हर नया कदम एक ज्यादा तेज दिमाग का सबूत था। अब कहानी में एंट्री होती है होमो इरेक्टस की, यानी सीधा खड़ा रहने वाला मानव। ये एक जबरदस्त कामयाब प्रजाति थी, इतनी कामयाब कि ये अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया तक फैल गई, जैसा कि जावा मैन और पेकिंग मैन के फॉसिल से पता चलता है। होमो इरेक्टस के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक काफी बड़ा दिमाग, 900 से 1300 सीसी के बीच, और इसी ब्रेन पावर ने उसे आग पर काबू पाने जैसी गेम चेंजिंग टेक्निक पर मास्टरी करने में मदद की। आग ने तो सब कुछ ही बदल दिया। इससे गर्मी मिली, खाना पकने लगा और खतरनाक जानवरों से प्रोटेक्शन भी मिली। अब हम कहानी के लगभग आखिर में पहुंच रहे हैं। ये वो वक्त है जब स्टेज पर 2 सबसे मशहूर ग्रुप्स आते हैं, निएंडरथाल और हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। निएंडरथाल, जो हमसे पहले थे, उनका दिमाग औसतन हमसे भी बड़ा था और शरीर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। दूसरी तरफ थे क्रो मैग्नन,
यानी पहले मॉडर्न इंसान, जिनका शरीर काफी पतला था। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा मजबूत, बड़े दिमाग वाले नियांडरथॉल आखिर खत्म क्यों हो गए और हम कैसे बच गए? और ये हमें हमारी अपनी शुरुआत तक ले आता है। इस सोर्स के हिसाब से आज की साइंटिफिक समझ यही है कि हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस का जन्म करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। इसका मतलब यह है कि हम सब की जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं, अफ्रीका से। ये जो लाखों साल का लंबा सफर रहा है, इसने हमें एक बहुत ही यूनिक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम पृथ्वी के इतिहास में किसी भी दूसरी प्रजाति जैसे नहीं हैं। सोर्स में दी गई ये बात बहुत कमाल की है। डायनासोर ने अपने भीमकाय शरीर के दम पर धरती पर राज किया। हमारा राज हमारे शरीर के वजह से नहीं, बल्कि हमारे इस कमाल के दिमाग की वजह से है। और यहीं आकर कहानी एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुक जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी बुद्धि, एक दोधारी तलवार है। इसी ने हमें आर्ट्स, साइंस और सिविलाइजेशन दिया है, पर इसी बुद्धि ने हमें खुद को खत्म करने के हथियार भी दिए हैं। तो हमारी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या हमारी यही बुद्धि हमें बचाएगी या हमारे ही अंत का कारण बनेगी? इस कहानी का अंत अब हमें ही लिखना है।